हेलो क्लास 10। हम लोग डीपी यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हमने 9th क्लास में कवर किया था। उसका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। हम उसको आज समझेंगे। पावर शेयरिंग वैसे आपको पता है, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, कि 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं डेमोक्रेसी के, गवर्नमेंट के। तो हम आज पावर शेयरिंग इस चैप्टर का नाम है, तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट की पावर कैसे शेयर होती है। तो ऑब्वियसली उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, जो हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमको पहले भी पता है ये तीनों जो हैं इनमें होते हैं पावर शेयरिंग। अब ये पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है और इसके बारे में और ज़्यादा समझने के लिए कि इंटेलिजेंस पावर शेयरिंग कैसे होती है, हम 2 कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। इन दोनों के एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को आगे समझेंगे। पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम एक बहुत छोटी सी कंट्री है। अगर हम अपने उससे कंपैरिजन करें तो हरियाणा के बराबर या उससे छोटी हो सकती है। यूरोप में एक कंट्री है, पर हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यानी कि कुछ लोग डच बोलते हैं, कुछ फ्रेंच बोलते हैं, या फिर कुछ जर्मन बोलते हैं। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज़्यादा लोग बोलते तो डच हैं, जो मेजॉरिटी है वो डच वाली है, मगर जो वेल्दी लोग हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, वो लोग फ्रेंच स्पीकिंग है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वहाँ की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें जितने भी लोग हैं उसमें से 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है। लेकिन फिर भी हम अगर पूरी कंट्री की बात करते हैं तो फिर उसमें फ्रेंच मेजॉरिटी नहीं है, डच मेजॉरिटी होती है। इसका मतलब कैपिटल में तो हम समझ सकते हैं ना कि ज़्यादातर वेल्दी लोग और अच्छे लोग जिन पे पास पावर होती है वो रहते हैं। तो ये इसका समझाने के लिए एक है। अब इसके आगे हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, है ना। तो श्रीलंका में फिर से हम अगर बात करें तो वहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ हैं मेनली। तो 2 कम्युनिटीज़ इसमें सिंगल्स और तमिल्स हैं। अब हम अगर इसके एरिया की बात करें तो ये भी एक हम सबको पता है, श्रीलंका का मैप सबने देखा हुआ है। और अगर हम साइज से एग्जैक्टली बात करें तो वो भी हरियाणा से छोटा हो सकता है श्रीलंका। तो उसमें भी लेकिन डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ हैं, जैसा कि मैंने बोला, सिंगल्स और तमिल्स हैं। अब तमिल्स में भी फिर से 2 डिवीजन्स हैं उनके। एक आते हैं इंडियन तमिल्स, जो कभी ना कभी माइग्रेट होकर यहाँ से गए हैं, और एक है श्रीलंकन तमिल्स। इनकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है। अब श्रीलंका की अगर हम रिलीजियस बिलीव्स की बात करें तो वहाँ पे जो सिंगल्स वाली कम्युनिटी है वो मोस्टली बुद्धिस्ट होते हैं। वो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अब जो बचे हैं तमिल्स, वो या तो हिंदू होते हैं या मुसलमान होते हैं। इसके अलावा बची हुई जो है उसमें 7% वहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी हैं। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो उसमें है 74% ये लोग जो हैं सिंगल्स हैं, और 18% सिर्फ तमिल्स हैं। और उसमें जो बचे हुए हैं बाकी के 6% वो कोई भी हो सकते हैं, अदर्स में हम उसको छोड़ सकते हैं। तो हमने इन दोनों कंट्रीज़ की डाइवर्सन की बात करी अभी, है ना, कि उसमें कैसी लोग हैं, क्या लैंग्वेज है उनकी, कैसी कम्युनिटीज़ हैं। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। जैसे एक बात हम ये भी देख सकते हैं कि जहाँ पे जो मेजॉरिटी होती है वो सप्रेस कर सकती है, लोगों को अपना कर सकती है। जैसे कि अगर हम वहाँ की बात करते हैं बेल्जियम की, तो वहाँ कम्युनिटी डच ज़्यादा है, तो पूरे बेल्जियम पे वो लोग कर सकते हैं कि फ्रेंच या जर्मन लोगों को वहाँ से हटाएं या उन पे अपना दबाव बनाएं, या वो कुछ भी कर सकते हैं। वहीं ब्रुसेल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे डच माइनॉरिटी में आते हैं, जहाँ फ्रेंच लोग अपना दबाव बना सकते हैं। ऐसे करके कंट्री के पार्टीशन भी हो सकता है और बहुत कुछ स्ट्रगल वहाँ पे हो सकता है। सेम अगर हम श्रीलंका की बात करें, वहाँ तो डच से भी बहुत ज़्यादा जो सेनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब 74% वो लोग हैं और बाकी 18 है। ये रेशो बहुत बड़ा है। तो वो लोग भी चाहें तो वो सप्रेस कर सकते हैं, इन लोगों पे दबाव बढ़ा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को और पावरफुल कर सकते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, जब ऐसे डाइवर्सिटी होती है, तो उसमें किस तरह की पावर शेयरिंग होती है और कैसे वो काम करती हैं, कैसे बन सकती हैं, अब हम इसको पढ़ेंगे। अब हमारे लिए समझने के लिए एक मेन वर्ड आ रहा है इसमें, मेजॉरिटेरिज्म। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझने के लिए हमको तो ये देखना है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी, हमको पता है कि कौन से लोग जो ज़्यादा होते हैं जिनकी पॉपुलेशन वो मेजॉरिटी होती है, जो कम होते हैं वो माइनॉरिटी होती है। तो जब कोई ऐसी कंडीशन होती है कि जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उन पे मेजॉरिटी वाले लोग अपने ही पूरे रूल्स इम्पोज करते हैं, ना उनकी सुनते हैं, अपने हिसाब से ही काम करते हैं और पूरी तरीके से माइनॉरिटी पे अपना दबाव बना लेते हैं, उसे डोमिनेट करते हैं, तो ये जो चीज़ होती है वो कहलाती है मेजॉरिटेरिज्म। ये है इस वर्ड का मीनिंग। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की, मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका।
अब हम बात करेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो 1948 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनके लीडर्स थे वो सिन्हल कम्युनिटी के ही थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हुए और जो कुछ लॉज वगैरह हुई वो सब कुछ ऐसी करें जिससे सिन्हल्स को ज़्यादा बेनिफिट हो, अपने अकॉर्डिंग ही उनने बना ली और पूरी तरीके से वो थोप दिया। जैसे कि उन्हें यूनिवर्सिटी में अपने कम्युनिटी के लोगों को प्रेफरेंस दी और जॉब्स में दी, रिलीजियस राइट्स भी इन्हीं लोगों को मिले, ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हल कर दी। तो इन लोगों ने हर तरीके से अपने आप को सुप्रीम कर दिया क्योंकि लीडर्स वही थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो तमिल्स थे वो 18% लोग उन्होंने वो परेशान हो गए। ऑब्वियसली वो इस चीज़ से चिढ़े हुए थे और उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनके रिलीजन को, उनकी लैंग्वेज को या उनके किसी भी कल्चर को राइट नहीं मिलता था और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। तो इससे उन्होंने बहुत सारी पार्टीज भी बनाई, कुछ मूवमेंट्स भी किए और कुछ कोशिश की कि जिससे उनका सुधार हो, पर उनका कुछ भी नहीं सुना गया और सिन्हल्स ने उन्हें फिर सप्रेस करा और उनकी बात वहीं पे खत्म कर दी। उनका कभी आगे पहुंचने नहीं दिया कुछ भी। इससे क्या हुआ कि ये जो दोनों कम्युनिटीज थी, सिन्हल्स और तमिल्स, इनमें सिविल वॉर शुरू हो गई क्योंकि डिस्ट्रेस इनका बढ़ता गया। तो सिविल वॉर से अब तक जैसे श्रीलंका में सब कुछ ठीक भी चल रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी थी, पर जैसे सिविल वॉर शुरू हुए तो इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी रुक गई, बाकी डेवलपमेंट्स थे वो भी खत्म होने लगे, बहुत कम होने लगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट इनका रुक गया। ये इसके इफेक्ट हैं सिविल वॉर्स के जो इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन इनकी जो सिविल वॉर है वो फाइनली 2009 में खत्म हो गई। ये तो हमने बात की श्रीलंका की। अब हम ये देखेंगे कि बेल्जियम जैसे दूसरी कंट्री थी जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि कैसी कम्युनिटीज हैं। तो श्रीलंका में तो हमने देखा सिन्हल्स ने कैसे मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए तमिलियंस को पूरी तरह दबाया। इसके बिल्कुल अपोजिट है अपना बेल्जियम। इसमें इन लोगों का भले ही डच कम्युनिटी ज्यादा है पर इन लोगों ने हमेशा ये कोशिश की कि सब लोग साथ में खुश रह सकें और कैसे रह सकें उसकी हमेशा कोशिश की। इसके लिए इन्होंने इवन 1970 से 1993 तक 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड किया। इसका मोटिव सिर्फ यही था कि किसी के भी साथ कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी कम्युनिटी के साथ कोई रिप्रेजेंटेशन उनकी कम हो रही है या उनकी डिग्निटी को या किसी भी तरह की कोई हार्म है, तो उसके कारण उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड किया। और ये हमेशा उनका रहा कि सारे लोग एक साथ अच्छे से रहें। अब उन्होंने कौन सा मॉडल अपनाया इसके लिए, अब हम इसकी बात करेंगे जो हम कुछ पॉइंट्स में करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, वो लोगों में देखो डच और फ्रेंच दोनों के नंबर बराबर होने चाहिए। मतलब जैसे डच कम्युनिटी ज्यादा है तो ऐसा नहीं कि डच के ज्यादा मिनिस्टर्स होंगे, दोनों के बराबर मिनिस्टर्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट यही है। सेकेंड पॉइंट है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, सेकंड उनका ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने उसको बहुत सारी फ्रीडम और दे रखी है पावर, जिससे ऐसा बिल्कुल समझ में आता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की एकदम सबऑर्डिनेट नहीं है, वो बहुत सारे डिसीजंस अपने हिसाब से ले सकती है। ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को डोमिनेट नहीं करती है, वो फ्री है। स्टेट जो है वो अपने डिसीजंस ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना जो रूल्स हैं और वो सबऑर्डिनेट नहीं है। हमको याद है कि ब्रुसेल्स में इसका पूरे देश के हिसाब से अपोजिट था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंच लोग थे और डच कम थे। मगर वहाँ ब्रुसेल्स में भी एक अलग गवर्नमेंट है जहाँ पे फ्रेंच और डच दोनों को बराबर बराबर दिया गया है, मतलब कोई भी ज़्यादा या कम नहीं है। वहाँ पे भी जो मिनिस्टर्स हैं वो दोनों के इक्वल हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद एक और पॉइंट है। ओके, हम 4th पॉइंट पहले करते हैं फिर हम रिवीजन करेंगे। तो इसमें एक है कम्युनल गवर्नमेंट, इसमें एक और चीज़ है, अलग है ये। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंडर क्या होता है, जैसे कि हमने सोचा 3 लैंग्वेज है बेल्जियम में, है ना, फ्रेंच, डच और जर्मन। तो अब क्या होगा कि एक फ्रेंच स्पीकिंग जितने भी लोग हैं वो बस वोट करेंगे और अपने एक लीडर को सामने लेके आएंगे, जिसमें सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग लोग कर सकते हैं। सेम डच में होगा और जर्मन में भी होगा। तो इन तीनों लैंग्वेज का एक एक लीडर हमको मिलेगा। अब इससे क्या होता है कि जब कोई कल्चर, एजुकेशनल या कोई लैंग्वेज इश्यूज पे डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो डिसीजंस लेने का राइट जो होता है वो इन कम्युनिटी गवर्नमेंट्स के पास होता है। अब हम रिवाइज करते हैं चारों पॉइंट्स कि कौन सा मॉडल बेल्जियम में अपनाया जाता है। सबसे पहली बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इक्वल मिनिस्टर्स होते हैं हर लैंग्वेज के। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा कि हमारा जो स्टेट है उसके पास भी बहुत पावर्स होते हैं, वो अपने डिसीजंस ले सकती है, सब कुछ वो स्टेट के अकॉर्डिंग मतलब कर सकती है, सेंट्रल से वो डोमिनेटेड इतनी नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा वो ब्रुसेल्स जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे एक अलग ही गवर्नमेंट बनाई गई है जिसमें भी दोनों लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया गया है। और फोर्थ हमारा जो पॉइंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड डिसीजंस पे फैसले लेने का राइट रखती है।
तो ये मॉडल है इसका बेल्जियम का, और नॉर्मली कहा जाता है कि बेल्जियम का जो गवर्नमेंट मॉडल है वो बहुत टफ है, समझने के लिए बहुत मुश्किल है, और है वो कॉम्प्लिकेटेड सच में है। मगर इन सब से क्या हो रहा है, बेल्जियम गवर्नमेंट अपने सारे जितने भी लोग हैं वहाँ पे किसी को भी किसी से सप्रेस नहीं होना पड़ता है और इंटैक्ट अच्छे से करती है, ये पूरी प्रॉब्लम टैकल करती है। तो इसलिए ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल भी है। ये इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे मानी जाती है कि जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चूज किया गया वो भी बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में ही उसको रखा गया, जबकि इतनी डाइवर्सिटी बेल्जियम में है मगर उसके बाद भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे है। तो हमने अब दोनों कंट्रीज का कर लिया है, पढ़ लिया है। तो अब हम ये देखते हैं कि देखो श्रीलंका में भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम थी, बेल्जियम में भी थी, पर बेल्जियम गवर्नमेंट ने इतने अच्छे से टैकल किया इन सब चीज़ों को, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो सभी लोग तीनों लैंग्वेज जो भी और एक्स्ट्रा लोग हैं वो सब लोग अच्छे से प्यार से आपस में रहते हैं। उनके यहाँ कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है, कोई किसी को सप्रेस नहीं करता, सब खुश हैं और अपने गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड हैं। वहीं श्रीलंका में इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि वहाँ सिविल वॉर शुरू हो गए हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका पूरा रुक गया है, और भी जो डेवलपमेंट है, रिसोर्सेज हैं, जो भी कुछ उनका चलता था जिससे वो ग्रोथ करते थे और एक अच्छी कंट्री बन सकते थे, वो सब उनके रुक गए हैं। तो ये दोनों का कंपैरिजन है जहां हमने देखा कि कैसे पावर शेयरिंग, क्योंकि मेन चीज है हमारी जो पावर शेयरिंग, तो हमने यही देखा कि दोनों कंट्रीज में किस तरीके से पावर शेयरिंग के जो मॉडल हैं उसको चूज करके देश के साथ बुरा या अच्छा भी किया जा सकता है, ये पावर शेयरिंग पे डिपेंड करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम इन दोनों कंट्रीज को कंपैरेटिवली स्टडी करें और हम समझें कि पावर शेयरिंग का सही तरीका क्या है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेल्जियम में पावर शेयरिंग है सही तरीके से तो उसमें हमें अलग फायदे दिख रहे हैं। हम देखते हैं कि जो जो कम्युनिटीज़ होती हैं डाइवर्सिटी में, वो उनके बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट चलते हैं, तो अगर पावर शेयरिंग सही तरीके से हो तो वो कन्फ्लिक्ट्स को दबा देती है, उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती, उनके बीच में स्ट्रगल नहीं होता है। अगर हम बोलने के लिए देखें तो डेमोक्रेसी तो दोनों कंट्री में है, श्रीलंका में भी है, बेल्जियम में भी है, पर एक्चुअली डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो उसकी पावर शेयरिंग ही है। तो हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में डेमोक्रेसी है पर नॉमिनल है, असली डेमोक्रेसी वहां पे नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी का सीधा सीधा मतलब ही होता है कि वो लोग खुद डेमोक्रेटिकली ये चूज करें कि उनको कौन से रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, वो कौन से मिनिस्टर्स चाहिए और कौन से लीडर से वो लीड होना चाहते हैं, कैसी वो गवर्नमेंट चाहते हैं। पर जहाँ पे कम्युनिटी स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और सप्रेस किया जाता है एक कम्युनिटी को, तो एक कम्युनिटी को तो वो लोग हक ही नहीं देते हैं कि वो अपना लीडर या रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी चूज करे या कुछ भी वो अपने से डिसीजन ले। तो इस तरीके से वो डेमोक्रेसी एक अच्छी डेमोक्रेसी, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं है। अभी स्लाइड दिख रही है वो एक चैप्टर की रिवीजन है। तो मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग हमको समझ में आया कि जब गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं उनमें किस तरह पावर शेयर किया जाता है और कौन सी चीज़ें मॉडल अपनाता है, ये सब है मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग, यानी किसके पास कितनी पावर है कौन से ब्रांच के पास। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग हमको समझ में आया जब हमने एग्जाम्पल स्टडी किए कि कैसे पावर शेयरिंग से हम सभी जो सिटीजन्स हैं उनको ठीक से बिहेव कर सकते हैं, उनके साथ बिहेवियर ठीक कर सकते हैं। पावर शेयरिंग प्रॉपर होने के कारण कैसे कि सारे सिटीजन्स आपस में खुश रह सकते हैं, जैसे कि बेल्जियम में हो। फिर यही एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों की हमने कंपैरेटिव स्टडी की कि कैसे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी डाइवर्सिटी होते हुए कैसे एक कंट्री खुश है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट को ठीक से चला रही है, दूसरी नहीं चला रही है। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।